स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अंजना विश्वास में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर अभी NCERT की सीरीज चल रही है और इस सीरीज के अंतर्गत हमने क्लास 6 की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड साइंस को कंप्लीट भी कर लिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। और अब हम कवर करेंगे क्लास 7 की बुक हिस्ट्री को। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसके चैप्टर 1 की, जिसका नाम है 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन आपके सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बिल्कुल भी देर ना करते हुए हम अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। हम सभी भारत देश में रहते हैं। फ्रेंड्स, आज हम मानचित्रों के माध्यम से काफ़ी आसानी से अपने प्यारे भारत की स्थिति को देख पाते हैं और हमें पता चल जाता है कि पूरी पृथ्वी पर हमारे भारत की अवस्थिति कैसी है और कहाँ पर है। लेकिन क्या आपको कभी यह जिज्ञासा नहीं होती है कि सबसे पहले किसने मानचित्र पर भारत के विषय में हमें जानकारी दी थी? तो इसी के उत्तर को जानते हुए हम अपने चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। और इस चैप्टर की शुरुआत में ही हमें बताया जा रहा है कि दुनिया के मानचित्र में पहली बार भारत की स्थिति को दर्शाया गया था अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी के द्वारा 1154 ईस्वी में। वहीं अगर हम दूसरी बार की बात करें कि दूसरी बार भारतीय उपमहाद्वीप को स्पष्ट रूप से किनके द्वारा दर्शाया गया, तो आपको याद रखना होगा कि फ्रांसीसी मानचित्रकार गिलिवाम द लिस्ले के द्वारा 1720 ईस्वी में पुनः भारतीय उपमहाद्वीप को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया था। वहीं अगर हम चर्चा करें कि दोनों मानचित्रों के बनने के बीच का अंतर कितना है, तो वो अंतर लगभग 600 वर्षों का है। यानी कि 600 वर्षों के पश्चात दूसरी बार मानचित्र में भारतीय उपमहाद्वीप को स्पष्ट रूप से दिखाया गया था। वहीं अगर हम बात करें कि इस नक्शे का इस्तेमाल कौन और क्यों करते थे, तो आपको ध्यान रखना होगा कि यूरोप के नाविक और व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। फ्रेंड्स, अभी हमने एक शब्द का प्रयोग किया है, मानचित्रकार। तो हमें ये जानना होगा कि आखिर मानचित्रकार कहते किसे हैं। तो आप ध्यान रखिए कि जो व्यक्ति मानचित्र या नक्शे बनाता है उसे हम मानचित्रकार कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर इस चैप्टर में हमें और किन किन बातों के बारे में जानना है। तो अब हमें बताया जा रहा है नई और पुरानी शब्दावलियों के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर नई और पुरानी शब्दावली, ये मैं क्या बोल रही हूँ। तो देखिए, समय के साथ साथ विभिन्न भाषाओं की शब्दावलियों और अर्थों में अनेक बदलाव हुए हैं। अब वो बदलाव क्या क्या हैं, किस प्रकार हुए हैं, वो तो हम आगे पढ़ेंगे तभी पता चलेगा। तो आइए हम हिंदुस्तान शब्द से समझते हैं कि आखिर समय के साथ विभिन्न भाषाओं की शब्दावलियों और उनके अर्थों में कैसे बदलाव हुए हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में हम हिंदुस्तान शब्द का जो प्रयोग करते हैं वो आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में करते हैं। लेकिन 13वीं सदी में जो फारसी इतिहासकार थे मिनहाज ए सिराज, उन्होंने जब हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उनका आशय सिर्फ पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से ही था। यानी कि अगर हम इनके द्वारा प्रयोग किया गया शब्द हिंदुस्तान का राजनीतिक अर्थ में बात करें तो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र, यानी कि उस समय दिल्ली के जो सुल्तान थे उनके अधिकार क्षेत्र में जो जो क्षेत्र थे उसे इन्होंने इंगित किया था हिंदुस्तान शब्द से। किन्होंने? मिनहाज ए सिराज ने। और ये किस सदी के इतिहासकार थे? 13वीं सदी के थे। तो इस बात को भी आपको याद रखना होगा। साथ ही अगर हम 16वीं सदी की बात करें तो 16वीं सदी के प्रारंभ में बाबर ने जब हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उनका आशय था इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए। यानी कि बाबर के द्वारा जो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था उन्होंने इस संदर्भ में किया था कि वो भारतीय उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षी और यहाँ पे जो लोग भी रहते थे उनकी संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था। और इनके द्वारा जो प्रयुक्त शब्द था वो किनके द्वारा प्रयुक्त शब्द से मेल खाता था, तो वो 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद से कुछ कुछ मेल खाता था। यानी कि अमीर खुसरो ने जब हिंद शब्द का प्रयोग किया था तो उसका उन्होंने जो आशय बताया था वही आशय बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग करते समय किया था। तो आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है कि 16वीं सदी में बाबर ने जो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था उसका आशय किस कवि के आशय के
लगभग समान था, तो वहाँ पे आपका जवाब होगा 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि शब्द तो एक ही है, यानी कि जो हिंदुस्तान शब्द है ये एक ही शब्द है, लेकिन इसका अलग अलग संदर्भ में प्रयोग किया जा रहा है। वर्तमान में हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। 13वीं सदी में इसका मतलब मिन्हाज ए सिराज ने कुछ और बताया था। वहीं 16वीं सदी में बाबर और 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो ने इसका मतलब कुछ और ही लगाया था। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो कि हम आज जोड़ते हैं। तो उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हिंदुस्तान शब्द के अर्थों में किस प्रकार और कैसे कैसे परिवर्तन हुए। अब हम आगे बढ़ते हैं और जैसे हमने हिंदुस्तान शब्द के बारे में पढ़ा वैसे ही हम विदेशी शब्द के बारे में भी पढ़ते हैं। तो देखिए, वर्तमान में विदेशी शब्द का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो, यानी कि अगर हमारे भारत देश में कोई दूसरे देश का व्यक्ति आता है तो हम उसे विदेशी कहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि मध्य युग में इस शब्द का प्रयोग लोग किस संदर्भ में किया करते थे? तो आइए जानते हैं। किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस समाज और संस्कृति का अंग न हो विदेशी कहलाता था। यानी कि किसी गांव में कोई भी अनजान व्यक्ति जब आता था और वो उस समाज और संस्कृति का अंग नहीं होता था तो उसे विदेशी कहा जाता था। यानी कि आप ये सोचिए, अगर अभी हम जिस शहर में रहते हैं या फिर गांव में रहते हैं, अगर कोई दूसरे शहर का व्यक्ति या फिर दूसरे राज्य का भी व्यक्ति हमारे यहाँ आएगा तो क्या हम उसे विदेशी कहेंगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि आज हम वर्तमान में विदेशी शब्द का अर्थ क्या समझते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो। लेकिन मध्य युग में ऐसा नहीं था, उस समय इसका अर्थ कुछ और ही था। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेसी और फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने दो शब्दों के बारे में अध्ययन किया, एक हिंदुस्तान और एक विदेशी, और हमने देखा कि समय के साथ इसके अर्थों में किस तरीके से परिवर्तन आया। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ अन्य बातों पर चर्चा करते हैं, और अब हम जानते हैं कि इतिहासकार और उनके स्रोतों के बारे में। लेकिन फ्रेंड्स, हम स्रोतों की चर्चा करें उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर हम जिस स्रोत का अध्ययन कर रहे हैं वो हमें किस कालखंड के विषय में जानकारी दे रही है। तो आप ध्यान रखेंगे कि हमें यहाँ पे जो भी जानकारियाँ प्राप्त होंगी वो 700 से लेकर के 1750 ईस्वी तक की जानकारी प्राप्त होगी। यानी कि इस अध्याय में हम मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। मेनली 700 से 1750 ईस्वी तक आपको याद रखना है कि हमें जो भी जानकारियाँ मिल रही हैं वो इसी कालखंड के बीच की है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर ये स्रोत कौन कौन है और इनसे हमें क्या क्या जानकारियाँ प्राप्त हो रही है। तो देखिए, स्रोतों में आते हैं सिक्के, शिलालेख, स्थापत्य। स्थापत्य से आशय है भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्री। तो इस तरीके से इतने स्रोत हैं जो कि हमें इस कालखंड के विषय में जानकारी देते हैं। लेकिन अगर हम बात करें शिलालेख, सिक्के, तो ये आपको थोड़ा परिचित लग रहा होगा क्योंकि इसके बारे में हमने क्लास 6 में ऑलरेडी पढ़ रखा है। जब हम क्लास 6 की हिस्ट्री को पढ़ रहे थे तो हमने वहाँ पे सिक्के, शिलालेख, अभिलेख, पांडुलिपि, इन सब चीज़ों के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था। तो फ्रेंड्स, अगर वो सभी शब्द यहाँ उपयोग में आएंगे तो मैं उसका मतलब आपको नहीं बताऊँगी क्योंकि वो मैंने आपको क्लास 6 के चैप्टर में ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। और जब आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हो तो मुझे आपसे उम्मीद है कि आपने क्लास 6 की बुक को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर हमें बताया क्या जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस युग में प्रामाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। यानी कि पहले जो हमें साक्ष्य प्राप्त होते थे उसमें लिखित सामग्रियों की जो संख्या होती थी वो बहुत कम होती थी। लेकिन अगर हम इस युग की बात करें तो यहाँ पे लिखित सामग्रियों की संख्या तो बढ़ी ही, लेकिन वो उनकी विविधताओं में भी परिवर्तन आया। यानी कि विविध प्रकार से हमें लिखित सामग्रियों की प्राप्ति हुई स्रोत के रूप में। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसके आगे का जो इतिहास का सूचनाओं का जो दूसरे प्रकार के स्रोत थे उनका इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगे। यानी कि जो इतिहास की सूचनाएं जो लिखा करते थे वो क्या करने लगे, वो लिखित सामग्रियों का उपयोग ज़्यादा करने लगे और लिखित सामग्रियों के अलावा जो अन्य प्रकार के स्रोत होते थे उनका इस्तेमाल धीरे धीरे कम होने लगा। तो इस प्रकार से
यहाँ से हमें एक बात तो समझ में आ रही है कि 700 से 1750 ईस्वी तक का जो कालखंड है, यहाँ पे लिखित सामग्रियों की वृद्धि हुई स्रोतों के रूप में, और जो भी मतलब इतिहास लिखा करते थे या फिर किसी भी विषय में लिखा करते थे, वो अब क्या कहने लगे, अन्य स्रोतों का उपयोग छोड़ करके कागज़ पर लिखने लगे, जिससे कि हमें जानकारियाँ प्राप्त हो, और इसी का उपयोग अब प्रचलन में आ गया। आपको बताया जा रहा है कि जो लोग थे वो धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियाँ, अदालतों के दस्तावेज तथा करों के खाते इत्यादि कागज़ों पर लिखने लगे। पहले क्या होता था, पांडुलिपियाँ होती थी, शिलालेख होते थे, तो उसमें क्या किया जाता था, पत्थरों पर लिखा जाता था। तो आप सोच सकते हो कि पत्थर पे लिखने में कितना समय लगता था। फिर हमने देखा था कि भुज की जो वृक्ष की छाल होती थी उस पे लिखा जाता था, तो उन सब चीज़ों में बहुत समय लगता था और उस पे लिखना आसान भी नहीं होता था, और उसको प्राप्त करने के लिए भी हमें बहुत मशक्क़त करना पड़ता था। लेकिन चूँकि यहाँ पे कागज़ों में वृद्धि हुई तो लोग क्या करने लगे, कागज़ों में सब कुछ लिख कर रखने लगे, चाहे वो धर्म ग्रंथ हो, शासकों के वृत्तांत हो या फिर संतों के लेखन या उपदेश हो, वो सब क्या करने लगे, कागज़ों पर लिखने लगे। साथ ही जो धनी व्यक्ति होते थे, शासक जन होते थे, मठ या जो मंदिर होते थे, वो क्या कहते थे, पांडुलिपियाँ एकत्रित किया करते थे। यानी कि पांडुलिपियों के एकत्रण का काम कौन किया करते थे, धनी व्यक्ति, शासक जन, मठ तथा मंदिर, ये सब क्या कहते थे, पांडुलिपियाँ एकत्रित करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता था, और वो एकत्रित करके क्या कहते थे, पुस्तकालयों में या फिर अभिलेखागारों में एकत्रित करके रख देते थे। उस समय छापे खाने नहीं थे, इसलिए लिपिक या नकल नवीस हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। आज अगर हमें कुछ पेज चाहिए होता है एक से ज़्यादा, तो हम क्या कहते हैं, उसका फ़ोटोकॉपी करवा लेते हैं। लेकिन उस समय तो फ़ोटोकॉपी की मशीनें नहीं होती थी, यानी कि छाप खाने नहीं होते थे, तो लोग क्या कहते थे, उसे हाथों से ही उसकी प्रतिकृति बनाते थे। और ये जो हाथों से पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाने का काम करते थे, उन्हें क्या कहा जाता था, लिपिक या नकल नवीस कहा जाता था, और यही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। वहीं अगर हम बात करें लघु चित्र या मिनिएचर की, तो फ्रेंड्स आप ध्यान रखेंगे कि इसका जो नामकरण है, यानी कि लघु चित्र या मिनिएचर जो कहा जा रहा है, वो छोटे आकार के कारण इनका नामकरण दिया गया है, और इसका जो प्रयोग होता है वो लेख में आई पांडुलिपियों को स्पष्टता प्रदान करने के लिए किया जाता है। ये भी पांडुलिपि का ही भाग होते हैं, लेकिन इनका आकार छोटा होता है, और इसका जो उपयोग होता है वो किस संदर्भ में किया जाता है, पांडुलिपियों को स्पष्टता प्रदान करने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने जो पढ़ा है उसका सार निकल कर यही आ रहा है कि इस समय तक हमें जो भी स्रोत प्राप्त होते हैं उसमें अन्य स्रोतों की अपेक्षा लिखित स्रोतों में वृद्धि देखी गई। यानी कि अब कागज़ों का इस्तेमाल बढ़ने लगा था और लोग हर एक तरह की चीज़ों को लिखने लगे थे, चाहे वो किसी भी चीज़ का वृत्तांत हो, अर्जियाँ हो, अदालत के दस्तावेज हो या फिर कर का खाता हो, लोग क्या करने लगे थे, उसे लिखने लगे थे। और जो पांडुलिपियाँ एकत्रण का काम था वो किनका था, धनी व्यक्ति, शासक जन, मठ तथा मंदिर का था, और वो एकत्रित करके क्या कहते थे, पुस्तकालय तथा अभिलेखागारों में इसे रख देते थे, और वहाँ पर ये सुरक्षित भी रखा रहता था। तो इस तरीके से हमने इन सभी बातों को जान लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर अभिलेखागार होता क्या है। अभी हमने अभिलेखागार की चर्चा की थी कि अभिलेखागारों में इसे रख दिया जाता है पांडुलिपियों को। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसा स्थान जहाँ दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है उसे अभिलेखागार कहा जाता है। वर्तमान संदर्भ में अगर हम बात करें तो वर्तमान में सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं, जहां वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख या लेन देन के ब्यौरों का रिकॉर्ड रखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अभिलेखागार पहले ही होते थे, वर्तमान संदर्भ में भी होते हैं, और वहाँ पर क्या होता है, जो सरकारी अभिलेख होते हैं या फिर राज्य सरकार या फिर राष्ट्रीय संदर्भ पर जो भी उपयोगी चीज़ें होती हैं या ब्यौरा होता है उनका रिकॉर्ड रखा जाता है, कहाँ, अभिलेखागारों में। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि अभिलेखागार ऐसा स्थान होता है जहाँ दस्तावेज और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। फ्रेंड्स, एक 14वीं सदी के इतिहासकार थे जियाउद्दीन बरनी। इन्होंने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 ईस्वी में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा था, यानी कि
1358 ईस्वी में लिखा होगा, 2 वर्ष पश्चात 1358 में ही। तो यहाँ पर आपको ये बात क्यों बताई जा रही है? यहाँ पर आपको ये बात इसलिए बताई जा रही है क्योंकि 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी और ये पुस्तकालय में विशाल संग्रहों के बीच दबा पड़ा था। तो आपने देखा कि आखिर क्या फ़ायदा होता है अभिलेखागार पुस्तकालय से। अब हम आगे बढ़ते हैं और नए सामाजिक और राजनीतिक समूहों के बारे में पढ़ते हैं। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इस कालखंड के दौरान क्या क्या परिवर्तन आए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस कालखंड के दौरान नई नई प्रौद्योगिकी से लोगों का परिचय हुआ। वो कौन कौन सी प्रौद्योगिकी थी? तो देखिए, सिंचाई में रहट का प्रयोग किया जाने लगा, कटाई में चरखे का उपयोग होने लगा, साथ ही युद्ध में आग्नेयास्त्रों का इस्तेमाल किया जाने लगा। आग्नेयास्त्र क्या होते हैं? तो देखिए, बारूद वाले जो हथियार होते हैं उन्हें आग्नेयास्त्र कहा जाता है। इस कालखंड के पहले बारूद वाले हथियारों का उपयोग नहीं किया जाता था। वहीं नई तरह की खान पान भी लोगों के समक्ष आए, जैसे कि आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी। ये सब चीज़ें जो आ रही थी ना फ्रेंड्स, वो लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के दौरान हो रही थी। हमने क्लास 6 की हिस्ट्री में भी पढ़ा था कि लोग एक दूसरे स्थान पे ट्रैवल किया करते थे अपनी जिज्ञासाओं के चलते, तो कुछ व्यापार के चलते। तो इस दौरान जब वो एक दूसरे स्थान पे जाते थे तो अपनी अपनी संस्कृति, अपने जीने के तौर तरीक़ों को लेकर जाते थे और इसी तरह से लोगों का जो परिचय हुआ वो नई नई चीज़ों से होने लगा। उनमें कुछ प्रौद्योगिकी की चीज़ें थी तो वहीं कुछ खाने पीने की भी चीज़ें थी। वहीं फ्रेंड्स, अगर हम इस कालखंड की बात करें तो इस कालखंड के दौरान बहुत सारे ऐसे समुदाय थे जिनका महत्व बढ़ गया, यानी कि उनके वर्चस्व में वृद्धि हुई। तो कौन कौन से समुदाय थे? पहला तो राजपूत था, जिसे राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र कहा जाता है। वहीं और भी समुदाय थे जिनका वर्चस्व बढ़ा था। तो वो कौन कौन थे? मराठा थे, सिख थे, जाट थे, अहोम थे और कायस्थ थे। फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कायस्थ किसे कहते हैं तो देखिए, लिपिकों तथा मुंशियों का कार्य करने वाली जो जाति होती थी उसे कायस्थ कहा जाता था। फ्रेंड्स, इस कालखंड के दौरान जंगलों की कटाई करके खेती का इलाका बनाया जा रहा था, यानी कि जितने भी जंगल थे वृहद पैमाने पर उसकी कटाई की जा रही थी ताकि उसे कृषि क्षेत्र में तब्दील किया जा सके। पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा, यानी कि जब ये पर्यावास की गतिविधियां चल रही थी तो उस समय क्या हुआ, कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। अब आप सोच रहे होंगे कि पर्यावास क्या होता है? तो देखिए, किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वाले लोगों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली को पर्यावास कहते हैं। चूँकि जंगलों की कटाई कर दी जा रही थी तो वहाँ जो वनवासी रहते थे उनकी तो जीवन शैली उथल पुथल भरी हो गई, यानी कि अब वो कैसे अपना जीवन यापन करेंगे? तो वो अपने जीवन यापन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को मजबूर हो रहे थे। तो वही आपको बताया जा रहा है कि पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको यहाँ तक की बातें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब देखिए, आगे कहा जा रहा है कि किसान तथा अन्य समुदाय विभिन्न वर्गों में बंट गए थे, यानी कि जो किसान थे और भी कई समुदाय थे वो सब क्या हो गए थे, अलग अलग समुदायों में यानी कि अलग अलग वर्गों में बंट गए थे, जिन्हें आर्थिक आधार पर उच्च नीच में बांटा गया था। परंतु जाति व्यवस्था स्थायी नहीं थी, यानी कि उन्हें जो ऊंचा नीचा बांटा गया था कि वो ऊंच है, फला नीच है, तो वो इस आधार पे कि वो क्या काम करते हैं, जैसे कि कुछ लिपिक का काम करते थे, कुछ किसान थे, कुछ राजा के दरबार में काम किया करते थे, तो कुछ चित्रकार थे। तो इसी तरीके के जो लोगों के काम होते थे उस आर्थिक आधार पर उन्हें ऊंच नीच में बांटा गया था। लेकिन ये जो जाति व्यवस्था थी वो स्थायी नहीं थी, यानी कि अस्थायी थी। सत्ता, प्रभाव एवं संसाधनों के नियंत्रण के आधार पर जातियों के दर्जे बदलते रहते थे, यानी कि जैसे जैसे जिस व्यक्ति की सत्ता में बढ़ोतरी होती थी, यानी कि उनके पास संसाधनों की वृद्धि होती थी, तो उनके जातियों के दर्जे भी बदलते रहते थे। यानी अगर कोई व्यक्ति गरीब है और फिर वो अमीर हो गया, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको समझाने के लिए कह रही हूँ कि अगर कोई व्यक्ति गरीब से अमीर हो गया तो उसकी जो जाति के आधार पर दर्जा मिला हुआ था उसमें बढ़ोतरी हो गई, यानी कि अब उसे नीच श्रेणी में नहीं रखा जाएगा, वो उससे ऊपर उठ जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मान लिया
बहुत ही समृद्ध है लेकिन बाद में वो गरीब हो जाता है, तो उसके भी दर्जे उस हिसाब से बदल जाएंगे। तो वही आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो जाति व्यवस्था थी वो स्थायी नहीं थी। सत्ता प्रभाव और संसाधनों के नियंत्रण के आधार पर जातियों के दर्जे बदलते रहते थे। जातियां स्वयं अपने नियम बनाती थी जिसका पालन जाति पंचायत द्वारा कराया जाता था। यानी कि जो विभिन्न जातियां थीं वो सभी अपने अपने नियम बनाती थी और उनके द्वारा बनाए गए जो नियम होते थे वो किसके द्वारा लागू करवाया जाता था, यानी कि पालन करवाया जाता था, जाति पंचायत के द्वारा पालन करवाया जाता था। और अब आप सोच रहे होंगे कि ये जाति पंचायत क्या थी। तो सिंपल सा जाति के जो बड़े बुजुर्ग लोग होते थे उनकी एक सभा थी, उसे जाति पंचायत कहा जाता था। और वही जाति पंचायत लोगों से अपनी अपनी जातियों के जो नियम होते थे वो पालन करवाती थी। परिणाम स्वरूप हम कह सकते हैं कि ये जो काल है, यानी कि 700 से 1750 ईस्वी तक का जो कालखंड है वो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ अन्य बातों पर चर्चा करते हैं। आगे हमें बताया जा रहा है क्षेत्र और साम्राज्य के बारे में। तो क्षेत्र और साम्राज्य के बारे में तो हमने पहले भी पढ़ रखा है। देखते हैं कि यहाँ पर क्या कहने की कोशिश की जा रही है। यहाँ बताया जा रहा है कि कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनकी अपनी भाषा तथा सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। यानी कि बहुत सारे जो क्षेत्र थे फ्रेंड्स, उनके भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे। भौगोलिक आयाम यानी कि उस क्षेत्र का जो भूगोल था, पहाड़, पर्वत, पेड़ पौधा, ये सब तय हो चुका था और उनकी जो भाषा और सांस्कृतिक विशेषताएं थीं वो भी स्पष्ट रूप से दिखने लगी थी कि इस क्षेत्र की ये क्षेत्रीय विशेषता है, यहाँ के लोगों की ये संस्कृति है। तो वो अब स्पष्ट हो गई थी इस कालखंड के दौरान। वहीं बताया जा रहा है कि चोल, खिलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंशों का विशाल साम्राज्य था, लेकिन इसके बावजूद कुछ क्षेत्रीय राजाओं का उदय भी हो रहा था। यानी कि यहाँ पे बड़े बड़े साम्राज्य तो थे ही, और उन साम्राज्यों में कौन कौन थे? चोल थे, खिलजी थे, तुगलक थे और मुगल थे। लेकिन इसके बावजूद जो छोटे छोटे कुछ क्षेत्रीय राजा थे उनका भी उदय हो रहा था। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे क्षेत्रीय राजाओं की चर्चा की गई है, तो इस संदर्भ में आपको एक शब्द को बहुत ही अच्छे से समझना होगा जो कि ज़रूरी है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य, यानी कि सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य का तात्पर्य होता है उस साम्राज्य से जो अनेक क्षेत्रीय राज्यों को मिलाकर बना हो। अभी हमने क्षेत्रीय राजाओं के बारे में पढ़ा था, तो जो क्षेत्रीय राजा होते थे उनका अपना क्षेत्रीय राज्य होता था जिस पे वो शासन करते थे, जिस पे वो अपना अधिकार चलाते थे उस क्षेत्र पर। तो वही जब अनेक क्षेत्रीय राजाओं को मिला दिया जाता था तो जिस साम्राज्य का निर्माण होता था उसे सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य कहा जाता है। तो इस तरीके से आपको अब इस शब्द में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब कभी भी आपसे सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य का मतलब पूछा जाएगा तो आप आसानी से बता देंगे कि इसका तात्पर्य उस साम्राज्य से है जो अनेक क्षेत्रीय राज्यों को मिलाकर बना है। तो आइए अब हम जानते हैं पुराने और नए धर्मों के बारे में। धर्म तो आप सभी जानते हैं कि धर्म किसे कहते हैं, लेकिन हम यहाँ पे जानते हैं कि आखिर धर्म में क्या क्या परिवर्तन आए, इस कालखंड के दौरान कौन कौन से नए धर्म आए, या फिर जो पहले से धर्म थे उनमें क्या क्या परिवर्तन आए। तो देखिए फ्रेंड्स, किसी दैविक तत्व में आस्था यानी कि धर्म, यानी कि धर्म किसे कहते हैं? किसी दैविक तत्व में आस्था को ही हम धर्म कहते हैं। तो आपको बताया जा रहा है कि धर्म प्रायः स्थानीय समुदायों के सामाजिक तथा आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। यानी कि जो भी धर्म था वो किससे संबंधित था? स्थानीय समुदायों के सामाजिक तथा आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। अब इस कालखंड के दौरान क्या हुआ? नए देवी देवताओं की पूजा आरंभ हो गई। यानी कि पहले से जो देवी देवता थे उनके अलावा भी नए देवी देवताओं का परिचय हुआ इस कालखंड के दौरान और उनकी पूजा की जाने लगी। साथ ही मंदिरों का निर्माण किया गया। जो राजा होते थे वो मंदिरों का निर्माण करवाते थे और जो समाज था उसमें पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का वर्चस्व बढ़ा और उनकी सत्ता में भी बढ़ोतरी हुई। यानी कि समाज में पुरोहितों को एक अलग ऊंचा स्थान प्राप्त होने लगा और जिससे कि उनकी सत्ता में भी बढ़ोतरी हुई, यानी कि उनकी सत्ता भी बढ़ी।
संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों को बड़ा आदर होता था। यानी कि जो संस्कृत ग्रंथ होते थे वो उसकी जानकारी आम लोगों को नहीं होती थी। जनरली वो ब्राह्मण लोग ही जानते थे, ब्राह्मणों को ही संस्कृत भाषा का ज्ञान होता था। तो इसीलिए आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। और चूँकि उनका आदर होता था तो बहुत सारे उनके संरक्षक भी होते थे। और वो संरक्षक कौन कौन थे? नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे। और वो क्या चाहते थे? वो जो उनके संरक्षक होते थे वो नए नए राजा थे और वो उनकी क्या चाहत होती थी कि मेरा भी प्रतिष्ठा समाज में बढ़े। और चूँकि ब्राह्मणों को समाज में एक अलग प्रतिष्ठा मिली हुई थी तो वो उनको संरक्षण देते थे इस चाह में कि हमारी भी प्रतिष्ठा में वृद्धि हो। अब आप सोच रहे होंगे कि संरक्षक क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, कोई भी प्रभावशाली धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान या अभिजात जैसे किसी अन्य व्यक्ति की मदद करे या उन्हें सहारा दे, तो वैसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? संरक्षक कहते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया कि संरक्षक का तात्पर्य क्या है। वैसा कोई भी व्यक्ति जो कि चाहे वो कलाकार हो, चाहे वो शिल्पकार हो या फिर विद्वान हो, मतलब किसी भी क्षेत्र विशेष में उसे महारत हासिल हो, तो वैसे लोगों को जो समृद्ध लोग होते हैं वो क्या कहते हैं? सहायता देते हैं, उनकी मदद करते हैं और उन्हें सहारा देते हैं। तो जो उन्हें सहारा देते हैं उसे ही हम लोग संरक्षक कहते हैं। और अभी हम लोगों ने पढ़ा ही है कि ब्राह्मणों को संरक्षक देते थे कौन? वहाँ के राजा संरक्षक दिया करते थे, यानी कि जो शासक होते थे वो ब्राह्मणों को संरक्षण प्रदान किया करते थे। ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई थी जिस तक पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके। पहले क्या होता था फ्रेंड्स कि पुजारियों द्वारा बहुत सारे कर्मकांड किए जाते थे। ये आप जब क्लास 6 की हिस्ट्री की बुक को पढ़े होंगे तो आपने इसके बारे में जाना होगा कि बहुत सारे कर्मकांड किए जाते थे। तो अब क्या हुआ कि अब ऐसे ईश्वर की कल्पना की गई जिसमें कि भक्त, यानी कि जो भक्त होते थे वो बिना पुजारियों की सहायता से, बिना किसी कर्म कांड के डायरेक्ट अपने भक्ति भाव से देवी देवताओं तक पहुंच सकते थे। यानी कि देवी देवताओं तक पहुंचना का मतलब क्या है? अगर कोई व्यक्ति उनकी भक्ति करता है, उनकी उपासना करता है, तो उसे अब उस उपासना के लिए किसी पुजारी विशेष की आवश्यकता नहीं होती थी। वो स्वयं अपने भक्ति भाव से ईश्वर के समक्ष अपनी भक्ति से पहुंच सकता था। एक नए धर्म इस्लाम का आगमन हुआ, यानी कि इस कालखंड के दौरान एक नया धर्म आया जिसका नाम था इस्लाम। जो मुसलमान होते हैं कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, यानी कि मुसलमानों का जो धर्म ग्रंथ होता है वो कुरान शरीफ होता है। हिंदुओं का भी बहुत सारा अपना धर्म ग्रंथ होता है, जैसे पुराण होता है और वेद होते हैं। तो इस तरीके से हिंदुओं के कई सारे धर्म ग्रंथ हैं। वहीं अगर हम मुस्लिमों की बात करें तो उनका जो कुरान शरीफ है वो धर्म ग्रंथ है। फ्रेंड्स, कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहल 7वीं सदी में व्यापारियों और प्रवासियों के जरिए पहुंचा। अगर हम बात करें कि कुरान शरीफ का जो संदेश है वो भारत में पहल किसके द्वारा पहुंचा, तो वो पहल 7वीं सदी में जो व्यापारी और प्रवासी आए थे भारत, उन्हीं के जरिए पहुंचा। कई शासक इस्लाम और उसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्यायशास्त्रियों, जिन्हें कि उलेमा कहा जाता है, उनको संरक्षण देते थे। अभी हमने ऊपर क्या देखा था कि ब्राह्मणों को संरक्षण दिया जा रहा था शासकों के द्वारा, तो उसी प्रकार इस्लाम के जो विद्वान होते थे, इस्लाम के जो धर्मशास्त्री होते थे, न्यायशास्त्री होते थे, जिनको कि उलेमा कहा जाता है, उन्हें भी संरक्षण दिया जाता था वहाँ के शासकों के द्वारा। अब फ्रेंड्स, कुछ बातें हैं यहाँ पे जो कि हमें अवश्य जाननी चाहिए। तो देखिए वो कौन कौन सी बातें हैं, मैंने यहाँ पे नोट करके बता दिया है आपको। मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे, और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। यानी कि मुसलमानों में कुछ शिया थे और कुछ सुन्नी थे, और जो शिया थे वो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों के विधि सम्मत नेता मानते थे। लेकिन जो सुन्नी था, यानी कि जो सुन्नी समुदाय के थे, वो क्या कहते थे, वो खलीफा को अपना प्रभुत्व स्वीकार करते थे। तो इसी प्रकार से आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि शिया और सुन्नी क्या है और वो किसे विधि सम्मत अपना नेता मानते थे।
इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे। यानी कि इस्लाम का जो आरंभिक दौर था उस समय इस धर्म का जो नेतृत्व करने वाले होते थे वो खलीफा कहलाते थे, और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही थी। ऐसा नहीं था कि सिर्फ आरंभिक समय में ही खलीफा थे, बाद में नहीं थे, बाद में भी इनकी जो परंपरा थी वो चलती रही थी। अब देखिए, भारत में जो इस्लामी न्याय सिद्धांत है वो कौन कौन सा है, तो हनफी है और शफ़ी है। विशेषकर भारत की हम बात कर रहे हैं, और भी कई जगह होगा ये, लेकिन हम यहाँ पे भारत के संदर्भ में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हम भारत के दृष्टिकोण से बात करेंगे। तो अगर हमसे पूछा जाए कि भारत में जो इस्लामी न्याय सिद्धांत है वो कौन सा है, तो सिंपली हम बताएंगे कि हनफी है और शफ़ी है। अब फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं और कुछ अन्य बातों पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार, यानी कि अब हम समय और इतिहास के कालखंड पर विचार कर रहे हैं। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा था। यानी कि 19वीं सदी का जो समय था उसके मध्य में जो अंग्रेज इतिहासकार थे उन्होंने भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा था। कौन कौन सा? हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। और उन्होंने इसका आधार क्या रखा था, यानी कि उन्होंने हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में तो बांट दिया, लेकिन इस 3 कैटेगरी में बांटने के पीछे उनका जो आधार था वो ये था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है। यानी कि वो इस आधार पर, यानी कि शासकों के धर्म के आधार पर उन्होंने हमारे भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में बांट दिया था। लेकिन इस काल का जो विभाजन है वो बहुत ही कम इतिहासकार स्वीकार करते हैं, बल्कि अधिकतर जो इतिहासकार होते हैं वो आर्थिक और सामाजिक कार्य को आधार मानते हैं और उसी के आधार पर अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको यहाँ तक की बातें समझ में आ गई होंगी। अब जो लास्ट पॉइंट है वो मैं आपको बता देती हूँ, उसके बाद इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। तो देखिए, सबसे लास्ट में ये बताया जा रहा है कि जो 700 से 1750 तक लगभग 1000 वर्षों का कालखंड है उसे मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत रखा जाता है। यानी कि हमने जिस कालखंड का अध्ययन किया इस चैप्टर में, उस कालखंड को हम किस इतिहास के संदर्भ में पाते हैं, तो वो मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत रखा जाता है। आप लोग जानते हो ना कि इतिहास एक प्राचीन इतिहास होता है, एक मध्यकालीन इतिहास होता है, उसके बाद एक आधुनिक इतिहास होता है। तो हमने जिस कालखंड की चर्चा की है वो है मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो इसी के साथ हम अपने चैप्टर को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।